नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। पीएम मोदी जारी करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त। किसानों को मिलेंगे 16,000 करोड़ रुपए। प्रदेश की जिला जेलों में अब प्रत्येक शनिवार को जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने कल रायपुर केंद्रीय जेल में राज्य स्तरीय बृहत लोक अदालत का किया शुभारंभ। ईडी ने बताया कि उसने छत्तीसगढ़ में हाल के छापों के दौरान करीब 4.5 करोड़ नगद सहित करीब 2 करोड़ रुपए के आभूषण, बुलियन और अन्य बहुमूल्य संपत्ति जब्त की है। भाजपा नेताओं ने प्रदेश में आदिवासियों को 32% आरक्षण देने की मांग को लेकर कल राजभवन तक पैदल मार्च कर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का दूसरा चरण कल से शुरू। जोन स्तर पर 20 अक्टूबर तक होगी विभिन्न खेल स्पर्धाएं। अब समाचार विस्तार से। पीएम मोदी सोमवार 17 अक्टूबर को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूसा मेला ग्राउंड में 2 दिवसीय पीएम मोदी सोमवार 17 अक्टूबर को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूसा मेला ग्राउंड में 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी एग्री स्टार्टअप कनक्लेव और प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत 1600 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन करेंगे और भारत यूरिया बैग किसानों के लिए एक राष्ट्र एक उर्वरक नामक महत्वपूर्ण योजना लॉन्च करेंगे। बता दें कि इस बार केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को जरूरी कर दिया है। इसे पूरा करने पर ही योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता का लाभ किसान उठा सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर होम पेज पर दाएं और ई-केवाईसी का ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी जानकारी मांगी जा रही है उसे भरना होगा। प्रदेश की जिला जेलों में अब प्रत्येक शनिवार को जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के 23 जिलों और विभिन्न जेलों में कैदियों के लिए कल जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रायपुर केंद्रीय जेल में आयोजित राज्य स्तरीय बृहत जेल लोक अदालत का शुभारंभ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने किया। इस दौरान उन्होंने रायपुर केंद्रीय जेल और सुधारात्मक गृह द्वारा निर्मित कलाकृतियों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही केंद्रीय जेल रायपुर में नवनिर्मित शुद्ध पेयजल संयंत्र का लोकार्पण भी किया। न्यायाधीश ने जेल लोक अदालत के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अब प्रत्येक शनिवार को जेलों में ऐसी लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कैदियों से जेल में आयोजित प्रशिक्षण शिविरों का लाभ लेने की भी बात कही। गौरतलब है कि प्रदेश में पहली बार जेल में निरुद्ध बंदियों की रिहाई के संबंध में इस तरह की लोक अदालत का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय बृहत जेल लोक अदालत में कुल 85 मामले निराकृत हुए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कोयला घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ में छापे की कार्यवाही के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत करीब 4.5 करोड़ रुपए नगद और करीब 2 करोड़ रुपए के आभूषण, बुलियन तथा अन्य बहुमूल्य संपत्ति जब्त की है। एक प्रेस विज्ञप्ति में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन के दौरान प्रति टन 25 रुपए अवैध रूप से वसूले जाने का मामला सामने आया है। इसमें कारोबारी, वरिष्ठ अधिकारी, राजनीतिक व्यक्ति और दलाल शामिल हैं। इस संबंध में आयकर विभाग ने एफआईआर भी दर्ज की है। ईडी की जांच में यह सामने आया है कि खनिज विभाग के संचालक द्वारा 15 जुलाई वर्ष 2020 को जारी एक अधिसूचना के बाद कोयला परिवहन में अवैध उगाही काफी तेजी से बढ़ी।
इस अधिसूचना के जरिए पूर्व में प्रचलित कोयला परिवहन के लिए ई परमिट की ऑनलाइन प्रक्रिया को बदला गया। ईडी के सर्वे में इस पूरी प्रक्रिया में अनेक अनियमितताएं सामने आई हैं। बिना हस्ताक्षर किए ही अनेक आदेश जारी कर दिए गए। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ईडी की पूछताछ में गिरफ्तार किए गए एक आरोपी ने यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा रोजाना अवैध उगाही से प्राप्त 1 से 2 करोड़ रुपए का लेन देन किया जाता था। ईडी के अनुसार एक घोटाला का मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी अभी फरार है। गौरतलब है कि ईडी ने इस मामले में आईएएस समीर बिश्नोई और 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें रायपुर की विशेष अदालत ने 21 अक्टूबर तक के लिए 8 दिनों की रिमांड पर ईडी को सौंपा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि प्रदेश में ईडी के छापों और उनके द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट ने प्रदेश में हो रहे बड़े भ्रष्टाचार के रैकेट की पोल खोल दी है। श्री चंदेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश में आदिवासियों, किसानों और आम जनता की मेहनत का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकारी योजनाओं के लिए राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है और दूसरी ओर सरकारी संरक्षण में भ्रष्टाचार की ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रदेश में आदिवासियों को 32% आरक्षण देने की मांग को लेकर कल रायपुर स्थित राजभवन तक पैदल मार्च किया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के नेतृत्व में पार्टी के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में भाजपा ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया। इस प्रतिनिधि मंडल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ ही अनेक सांसद और विधायक शामिल थे। उधर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी मुंगेली में पुराना बस स्टैंड के पास प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में हो रही लगातार वृद्धि को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सहायक शिक्षक एलबी के स्थानांतरण पर रोक लगा दी। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को 10 दिनों के भीतर कमेटी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कमेटी 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेगी, तब तक स्थानांतरण आदेश पर रोक रहेगी। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक सुजाय लाल थाउसेन ने सुकमा में अधिकारियों की बैठक लेकर माओवाद विरोधी अभियान की समीक्षा की। इससे पहले श्री जुनेजा और श्री थाउसेन ने एल मागुंडा और पोटकपल्ली कैंप में जवानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का दूसरा चरण कल से शुरू हो गया है। जोन स्तर पर आयोजित दूसरे चरण की यह प्रतियोगिता 20 अक्टूबर तक चलेगी। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने और खेलों के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन 6 चरणों में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के पहले चरण में राजीव युवा मैदान क्लब स्तर के सफल आयोजन के बाद दूसरे चरण का आयोजन जोन स्तर पर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, बाटी, बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भौरा, लंबी कूद और 100 मीटर दौड़ को शामिल किया गया है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में चल रही 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई एग्री कार्निवाल के तहत कल नवाचार और उद्यमिता पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसे संबोधित करते हुए राज्य के उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने उद्यमियों से बस्तर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जो उद्यमी बस्तर में ऐसी इकाइयां लगाना चाहते हैं, उन्हें राज्य सरकार निःशुल्क भूमि आवंटित करेगी। श्री लखमा ने कहा कि छत्तीसगढ़ से कृषि और लघु वनोपज आधारित उत्पादों के निर्यात की व्यापक संभावनाएं हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने की। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आगामी 14 से 27 नवंबर तक भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में छत्तीसगढ़ पवेलियन बनाया जाएगा।
छत्तीसगढ़ पवेलियन में राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए किए जा रहे कार्यों, उद्योग, निवेश, रोजगार, ग्रामोद्योग, वन, कृषि, पर्यटन और उद्यमिता से संबंधित जानकारियां तथा उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंत्रालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर इस संबंध में तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस वर्ष की थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल रखा गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई रेखा आगे बढ़ते हुए बिलासपुर तक पहुंच गई है। हालांकि नमी युक्त हवाएं आने के कारण आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में प्रदेश के कुछ और भाग से मानसून की विदाई हो सकती है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। कोंडागांव जिले में माकड़ी के माझी बोरंड में कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान घायल शांति मंडावी की कल रायपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर की है। दंतेवाड़ा जिले में कल 1 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत संबलपुर में माओवादियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। राजधानी रायपुर के रोहिणीपुरम स्थित राम मंदिर प्रांगण में कल योग और फिजियोथेरेपी के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। और रायगढ़ जिले के छाल वन परिक्षेत्र के अंतर्गत हाटी सर्किल के कोलिहा मुंडा में एक जंगली हाथी का शव मिला है। वन विभाग की टीम हाथी की मौत के कारणों का पता लगाने जांच में जुट गई है। राष्ट्रीय स्वैच्छिक योजना और प्रशासन संस्थान नीपा नई दिल्ली द्वारा जिला और विकासखंड स्तर पर स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे शिक्षा अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ये पुरस्कार स्वैच्छिक गतिविधियों में नवाचार और बेहतर अभ्यास पर दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों के लिए राज्य स्तर पर नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। राज्य स्तर पर जिला और विकासखंड स्तर से प्रस्ताव राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा को पत्र या ईमेल के माध्यम से 20 अक्टूबर तक भेजे जा सकते हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।